बंगाल की खाड़ी का शांत नीला पानी अचानक एक ऐसी भयंकर रणनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन चुका है जो संपूर्ण दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के शक्ति संतुलन को जड़ से हिलाने की क्षमता रखता है। रात के अंधेरे में जब महासागर की लहरें भारतीय तटरेखा से टकराती हैं, तब किसी को इस बात की तनिक भी भनक नहीं होती कि इस शांत जलस्तर के नीचे एक ऐसा नया सैन्य समीकरण आकार ले रहा है जो भविष्य के समुद्री युद्धों की पूरी दिशा ही बदल कर रख देगा। एक ऐसा देश जिसे अब तक केवल एक तटीय सुरक्षा बल और सीमित संसाधनों वाली नौसेना के रूप में देखा जाता था, वह अब चुपचाप उन्नत पनडुब्बियों, मिसाइल कोरवेट और आधुनिक युद्धपोतों के माध्यम से एक महासागरीय शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बांग्लादेश का यह अप्रत्याशित और तीव्र गति से होता नौसैन्य विस्तार आखिर किस महाशक्ति के शह पर हो रहा है और क्यों दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक रणनीतिकार इस घटनाक्रम को भारत की समुद्री घेराबंदी के रूप में देख रहे हैं? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग केवल मनोरंजन देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गहरी और रणनीतिक जानकारी देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस व्यापारिक और रणनीतिक मार्ग को समझना होगा जहां से पूरी दुनिया का 1/3 व्यापार गुजरता है। बंगाल की खाड़ी केवल जल का एक विशाल स्रोत नहीं है, बल्कि यह वह जलमार्ग है जो मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से सुदूर पूर्व को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ता है। इस अत्यंत संवेदनशील जलमार्ग में अचानक बांग्लादेश द्वारा अपनी नौसेना को त्रिआयामी बल में बदलने का निर्णय लेना कोई साधारण घटना नहीं है। नौसेना की भाषा में त्रिआयामी बल का अर्थ होता है एक ऐसी सेना जो सतह पर युद्धपोतों से, हवा में लड़ाकू विमानों व नौसैन्य हेलीकॉप्टरों से और जल के भीतर पनडुब्बियों से एक साथ हमला करने में सक्षम हो। वर्षों तक बांग्लादेश की नौसैनिक रणनीति केवल अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की गश्त करने और अवैध मत्स्य पालन या तस्करी को रोकने तक सीमित थी। लेकिन फोर्स गोल्स 2030 नामक एक अत्यंत गुप्त और व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण योजना के तहत बांग्लादेश ने अपनी नौसेना का कायाकल्प करना शुरू किया। सवाल यह उठता है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राथमिक आवश्यकताएं आर्थिक विकास और ढांचागत सुधार थीं, उसने अचानक अरबों डॉलर की नौसैनिक संपत्ति जुटाने में इतनी भारी रुचि क्यों दिखाई? क्या यह केवल अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का मामला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और अदृश्य कूटनीतिक चाल छिपी हुई है? इतिहास के पन्नों को पलटें तो सन 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से बंगाल की खाड़ी में भारत का वर्चस्व निर्विवाद रहा है। भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान हमेशा से इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का मुख्य आधार रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में जब बांग्लादेश ने चीन से टाइप 035G क्लास की 2 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को खरीदा तो रणनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। किसी भी देश के पास पनडुब्बी की मौजूदगी का मतलब होता है आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन। पनडुब्बियां बचाव का साधन नहीं बल्कि छिपकर प्रहार करने वाले हथियार होती हैं। जब बांग्लादेश ने इन पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल किया तब केवल जहाजों की खरीद ही नहीं हुई, बल्कि उनके साथ आया चीनी तकनीकी विशेषज्ञों का एक पूरा जत्था, जिसने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में पेकानुआ नाम से एक अत्याधुनिक सबमरीन बेस के निर्माण में सीधी भूमिका निभाई। बीएनएस शेख हसीना नामक इस नौसैन्य अड्डे का उद्घाटन केवल एक बंदरगाह की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी के दिल में चीन के स्थायी सैन्य प्रभाव का एक आधिकारिक प्रवेश द्वार बन गया। अब जरा सोचिए, जो पनडुब्बियां चीन ने बांग्लादेश को बेची वे पुरानी तकनीक पर आधारित थीं, लेकिन जिस बेस का निर्माण चीन ने किया वह आधुनिकतम निगरानी उपकरणों और गहरे पानी में पनडुब्बियों को छुपाने की क्षमता से लैस है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चीनी नौसेना के वैज्ञानिक और इंजीनियर अब बंगाल की खाड़ी के अत्यंत निकट बैठकर समुद्र के निचले हिस्से का नक्शा तैयार कर रहे हैं, पानी के तापमान, लवणता और ध्वनि तरंगों की गति का अध्ययन कर रहे हैं। नौसैनिक युद्ध में यह डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर पनडुब्बियों को सोनार की नजर से बचाया जाता है। जब एक बार यह डेटा चीन के पास पहुंच जाता है तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की अपनी आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के लिए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करना और बिना पता चले महीनों तक बने रहना बेहद आसान हो जाता है। क्या यह ढाका की अपनी रक्षा नीति थी या फिर बीजिंग द्वारा भारत के रणनीतिक पिछवाड़े में बोया गया एक सुविचारित बीज था? बात केवल पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश की नौसेना ने चीन, रूस और कुछ यूरोपीय देशों से बहुउद्देशीय गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, चुपचाप हमला करने में सक्षम स्टील्थ कोरवेट और गश्ती जहाजों की एक पूरी श्रृंखला हासिल की है। इनमें से अधिकांश युद्धपोत चीनी निर्मित C-802A जैसी जहाज रोधी मिसाइलों से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता दर्जनों समुद्री मील तक है।
इन मिसाइलों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही को किसी भी तनाव की स्थिति में चुटकी में बाधित किया जा सकता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता जैसे विशाल बंदरगाह मौजूद हैं, जहां से भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार संचालित होता है। इतना ही नहीं, भारत का इकलौता एकीकृत त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यदि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और पूर्वी छोर पर एक ऐसी नौसेना खड़ी हो जाती है जो चीनी तकनीक, चीनी हथियारों और चीनी सलाहकारों पर पूरी तरह निर्भर है, तो तनाव के समय भारत के लिए अपनी पूर्वी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखना एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय चुनौती बन जाता है। यहाँ हमें इस पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक धुरी को समझना होगा। बांग्लादेश की विदेश नीति लंबे समय तक सभी के साथ मित्रता, किसी के साथ शत्रुता नहीं के सिद्धांत पर आधारित रही है। परंतु जब कोई देश अपनी सैन्य खरीदारी का 70% से अधिक हिस्सा केवल एक ही महाशक्ति से करने लगता है, तो उसकी तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। चीन ने बांग्लादेश को केवल सैन्य उपकरण ही नहीं दिए, बल्कि अत्यधिक कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण देकर उसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनाया। चटगांव बंदरगाह के विकास से लेकर पद्मा पुल और विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं तक चीनी पूंजी ने बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में गहराई से प्रवेश कर लिया। जब किसी देश का सैन्य और आर्थिक ढांचा किसी बाहरी ताकत के नियंत्रण में आ जाता है, तो रणनीतिक स्वायत्तता केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। क्या बांग्लादेश इस बात से अनभिज्ञ है कि चीन की यह उदारता मुफ्त नहीं है? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन ढाका के रणनीतिकार इसे अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के रूप में देखते हैं। बांग्लादेश का मानना है कि अपने पड़ोस में भारत जैसे विशाल आकार और क्षमता वाले देश के सामने संतुलित स्थिति बनाए रखने के लिए उसे एक बाहरी संतुलनकारी शक्ति की आवश्यकता है। म्यांमार के साथ समुद्री सीमा विवाद के बाद, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के पक्ष में फैसला सुनाया था, ढाका को यह एहसास हुआ कि समुद्र में अपनी बात मनवाने के लिए केवल कानूनी दस्तावेज काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत नौसैन्य उपस्थिति का होना अनिवार्य है। म्यांमार के पास भी चीनी और रूसी हथियार मौजूद थे और उसने भी अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया था। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा स्थानीय हथियारों की होड़ का दौर शुरू हुआ जिसने धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का यह सैन्य असंतुलन और रोहिंग्या संकट का अनसुलझा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र को एक बारूद के ढेर पर बिठा देता है। जब कॉक्स बाजार के निकट लाखों शरणार्थी मौजूद हों और उसी क्षेत्र के पास एक अत्याधुनिक नौसैन्य बेस और पनडुब्बी अड्डा स्थित हो, तो किसी भी छोटे से उकसावे या दुर्घटना के कारण एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। यदि ऐसा कोई संघर्ष होता है तो उसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो पहले से ही संवेदनशील सीमाओं और संकीर्ण चिकन नेक गलियारे के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा है, समुद्र की ओर से किसी भी अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारतीय रक्षा रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति अब केवल एक थ्योरी नहीं रही, बल्कि वास्तविकता में बदल चुकी है। पश्चिम में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर दक्षिण में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, पूर्व में म्यांमार के क्याओक्फ्यू बंदरगाह और अब बांग्लादेश के पेकानुआ सबमरीन बेस तक चीन ने भारत को चारों तरफ से समुद्री रास्तों पर घेरने का एक अदृश्य जाल बुन दिया है। इस जाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सभी बंदरगाह और नौसैन्य सुविधाएं नागरिक या व्यावसायिक विकास के नाम पर बनाई गई हैं, लेकिन युद्ध या संकट के समय इन्हें मिनटों में पूर्ण सैन्य अड्डों में बदला जा सकता है। भारत ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपनी सागर यानी रीजन में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की नीति और नेबरहुड फर्स्ट नीति को तेजी से लागू करना शुरू किया है। भारत ने बांग्लादेश को वित्तीय सहायता, तटीय राडार प्रणाली और नौसैन्य प्रशिक्षण के विकल्प दिए हैं ताकि उसकी चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। लेकिन चीनी धनबल और त्वरित सैन्य आपूर्तियों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं रहा है। जब भारत कोई सैन्य प्रणाली बेचने या देने की बात करता है, तो उसके साथ कूटनीतिक, लोकतांत्रिक और पारदर्शिता की लंबी प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं, जबकि चीन बिना किसी मानवाधिकार या राजनीतिक शर्त के तुरंत घातक हथियार और विशाल रण उपलब्ध करा देता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी बंगाल की खाड़ी में हो रही इस नौसैन्य हलचल को बहुत बारीक नजर से देख रहे हैं। इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य ही हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है। क्वाड संगठन के लिए बंगाल की खाड़ी एक ऐसा रणनीतिक चौराहा है जहां अगर चीन ने अपना स्थायी वर्चस्व जमा लिया तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में शक्ति का संतुलन चीन के पक्ष में झुक जाएगा।
यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और बांग्लादेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न मानवीय और नौसैन्य अभ्यासों का सहारा ले रही है। लेकिन बांग्लादेश बहुत चालाकी से इन सभी महाशक्तियों के बीच एक संतुलनकारी खेल खेल रहा है। वह चीन से हथियार लेता है, अमेरिका से व्यापारिक लाभ और सहायता चाहता है और भारत के साथ अपने भौगोलिक व ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाना चाहता है। लेकिन क्या यह खतरनाक संतुलन लंबे समय तक कायम रह सकता है? इतिहास गवाह है कि जब छोटे या मध्यम आकार के देश 2 या 3 महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को मोहरा बनने देते हैं, तो अंततः संघर्ष का मैदान उन्हीं की जमीन और उनका समुद्र बनता है। यदि कल को बंगाल की खाड़ी में चीन और अमेरिका या भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंचता है, तो बांग्लादेश का यह नौसैन्य ढांचा जिसे उसने चीन की मदद से खड़ा किया है, उसके लिए सुरक्षा का कवच बनने के बजाय एक बड़ा निशाना बन सकता है। तस्वीर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि बांग्लादेश की नौसेना का यह विस्तार केवल रक्षात्मक नहीं है, यह उसकी बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। बांग्लादेश ने पिछले 2 दशकों में कपड़ा उद्योग और निर्यात के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से सुधारा है। उसकी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व पूरी तरह से समुद्री रास्तों से होने वाले आयात और निर्यात पर टिका है। कच्चे माल का आना और तैयार कपड़ों का बाहर जाना, सब कुछ समुद्र के भरोसे है। इसलिए एक मजबूत नौसेना का होना ढाका के दृष्टिकोण से उसके आर्थिक अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य है। वे समुद्र में ऊर्जा संसाधनों जैसे कि प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार की खोज और सुरक्षा भी करना चाहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के तल में प्रचुर मात्रा में छिपे हुए हैं। परंतु आर्थिक हितों की रक्षा और चीन के सैन्य मोहरे के रूप में इस्तेमाल होने के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। जब आप अपने जहाजों के रखरखाव, अपने मिसाइल सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट, अपनी पनडुब्बियों के स्पेयर पार्ट्स और अपने नौसैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से बीजिंग पर निर्भर हो जाते हैं, तो युद्ध या संकट की स्थिति में आपकी अपनी कमान श्रृंखला का नियंत्रण कहां रहता है? क्या बांग्लादेश की नौसेना का शीर्ष नेतृत्व स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा, या फिर पेकानुआ बेस में बैठे चीनी सलाहकार पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाएंगे? यही वह मूल प्रश्न है जो नई दिल्ली, वॉशिंगटन और टोक्यो के रक्षा मंत्रालयों में सबसे अधिक चिंता का कारण बना हुआ है। भारत के लिए यह स्थिति केवल एक रणनीतिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक परीक्षा भी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश के साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध इतने प्रगाढ़ रहें कि कोई भी तीसरी शक्ति उनके बीच स्थायी दरार न डाल सके। साथ ही भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं, विशेष रूप से अंडमान निकोबार में अपनी सैन्य उपस्थिति, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी जाल को इस सीमा तक उन्नत करना होगा कि बंगाल की खाड़ी में किसी भी दुस्साहस का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जा सके। बंगाल की खाड़ी में लहरें आज भी वैसी ही उठती हैं जैसी सदियों पहले उठती थी, लेकिन उन लहरों के नीचे छिपी शांति अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। शांत दिखने वाला यह समुद्र अब विशालकाय युद्धपोतों, अदृश्य पनडुब्बियों और महाशक्तियों की विशाल शतरंज की बिसात बन चुका है। बांग्लादेश का नौसैन्य विस्तार इस बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है जिसने सभी खिलाड़ियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले वर्षों में यह देखना अत्यंत रोमांच और गंभीर होगा कि क्या बंगाल की खाड़ी सहयोग और समृद्धि का क्षेत्र बन सकती है, या फिर यह 21वीं सदी के बड़े जल स्तरीय क्षेत्रीय को संघर्ष का गवाह बनाती है। भारत की नौसैनिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यह रहा है कि उसने कभी भी केवल प्रतिक्रियात्मक कदम नहीं उठाए, बल्कि बंगाल की खाड़ी के उभरते हुए गए खतरे का पहले से आकलन करके अपने रक्षा ढांचों को नए रूप दिए हैं। ढाका में जब भी चीनी मदद को पेकानुआ बेस और पनडुब्बी परिसरों का विकास तेजी से आगे बढ़ा है, तो नई दिल्ली के रक्षा विश्लेषकों ने इसे केवल एक सामान्य सैन्य खरीद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक सैन्य संतुलन परिवर्तन के रूप में चिन्हित किया। भारत के इस स्थिति को भांपते हुए अपनी पूर्वी सेना कमान को अन्य विद्युतीय युद्धपोत, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों और लंबी दूरी से समुद्री गश्त विमानों से पूरी तरह लैस करना जरूरी दिया था। विशाखापट्टनम से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक भारत के नौसैनिक उपस्थिति को इस तरह पुनर्गठित किया गया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से से उठने वाली किसी भी संदिग्ध हलचल को रडार और सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से सेकंड में ट्रैक किया जा सके। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या विशालकाय भारतीय महासागर जल क्षेत्र के में केवल हथियार की संख्या बढ़ा देने से सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, या फिर आधुनिक युद्ध नीति की सूचना में निगरानी और त्वरित निर्णय की क्षमता भी असली विजेता तय करेगी।
इसी रणनीति के तहत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में एक ऐसा अवैध समुद्री किले में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। बंगाल की खाड़ी में के मुहाने पर स्थिति यह द्वीप समूह भारत के लिए एक प्राकृतिक विमान वाहक पोत की तरह काम करता है, जो मलक्का जल डमरू मध्य के आने वाले हर छोटे छोटे और बड़े समुद्री पोत पर पूरी नज़र रखता है। अगर कोई भी विदेशी ताकत बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित ढाका या चटगांव से इस्तेमाल करके भारत को घेरने की योजना बनाता है, तो अंडमान से मौजूद भारतीय नौसेना, वायुसेना के और थल सेना का एकीकृत कमान उस विदेशी ताकत के आपूर्ति मार्गों को मिनटों में काट सकता है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा तैनात P-81 पोसाइडॉन गश्ती विमान अपनी अत्याधुनिक सोनार प्रणालियों और चुंबकीय विसंगतियों की पहचान उपकरणों की मदद से समुद्र की गहराई में छिपी किसी भी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी को ढूंढने में सक्षम है। जब बांग्लादेश ने चीनी निर्माता टाइल्स क्लाइस पनडुब्बी को अपने बड़े में शामिल किया, तो भारत ने अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को कई गुना बड़ा कर दिया, ताकि बंगाल की खाड़ी के उथल पुथले और जटिल जल क्षेत्र में कोई भी अवांछित गतिविधि छिप न सके। और यहाँ एक और गंभीर पहलू सामने आता है, जिसका संबंध सीधे तौर पर समुद्री डेटा और समुद्र विज्ञान से है। नौसेना युद्ध केवल मिसाइलों और तोपों की होड़ में नहीं होता, बल्कि यह समुद्र के भीतर छिपे भौतिक और रासायनिक नियमों का खेल है। जिस देश के पास बंगाल की खाड़ी के पानी के तापमान, धाराओं और लवणता और तलछट के साथ सटीक निशाना हो, उसे देश की पनडुब्बी की स्थिति में बिना पता किए उसके हमला करने में से सफल होंगी। और साथ ही साथ भारत भी जीतेगा, चीन हारेगा।